सब रिगार्डिंग लगा लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो हमारे पास हम यानी बंडल ऑफ हम बल्क में कोई जो है वो कमांड एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो बल्क में कमांड एग्जीक्यूट करवाने के लिए मेटलैब के पास एक ऑप्शन मौजूद है और उसको हम कहते हैं जी एम फाइल। एम फाइल आप कैसे क्रिएट करेंगे? अब यहाँ पे जोन्स भी आपके पास मेटलैब है उसमें फाइल में जाएं। बस मेटलैब में ना फाइल का ऑप्शन नहीं होता, जस्ट आप जाएं जी न्यू पे जाएं। न्यू पे जाने के बाद आपके पास नीचे बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं जी। सबसे पहले आ रहा है जी स्क्रिप्ट आ रहा है, फिर आ रहा है फंक्शन, फिर आ रहा है एग्जाम्पल, फिर आ रहा है क्लास, ब्ला ब्ला। हमने जो अभी सीखेंगे इससे पहले हम सबसे पहले जो चीज़ हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे स्क्रिप्ट फाइल, कि भाई स्क्रिप्ट फाइल कैसे बनाई जाती है। देखिए हमने जैसे ही स्क्रिप्ट को क्लिक किया तो हमारे पास ये यहाँ पे हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी जिसका नाम है अनटाइटल्ड 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, सेट ऑफ कमांड लिखते हैं। यहाँ पे हम ये जो हम सेट ऑफ कमांड लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये कमांड जो होंगी वो कैसे रन होगी और कैसे हमने इसको कहना है। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे कमांड बनी बनाई हुई है, मैं इन्हीं कमांड्स को वहाँ पे लिख लेता हूँ और आपको समझा भी लेता हूँ कि कौन सी कमांड ने क्या काम। यहाँ पे कोई भी कमांड लिख सकते हैं, ऐसी कमांड जो एग्जीक्यूटेबल कमांड हो। तो मैंने ये एग्जीक्यूटेबल कुछ कमांड लिखी हुई है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए। सबसे पहले मैंने ऊपर टॉप में लिखा हुआ है जी, इसमें परसेंटेज सिंबल के साथ कुछ मैंने लिखा है। तो ये जो सेक्शन होती है ये कमेंट्स के लिए होती है, यानी जब भी किसी लाइन से पहले आप ये सिंबल यूज करते हैं वो कमेंट्स के लिए होती है। कमेंट्स का मतलब ये होता है कि जब भी कोई चीज़, जब जी ये फाइल एग्जीक्यूट होगी तो ये इग्नोर की जाएगी ये लाइन जिसके साथ परसेंटेज का साइन होगा। फिर मैंने दो मैट्रिसेस की डिक्लेयर की हुई है, एक मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स बी, और उन्हीं दो मैट्रिसेस से मैंने एक मैट्रिक्स डी बनाई हुई है इनको ऐड करके। और नीचे मैंने कमांड लगाई हुई है डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या करेगी, यानी जो चीज़ मैंने इन कॉमर्स के अंदर लिखी हुई है ना, तो ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी इन कोट्स के अंदर जो मैंने लिखी हुई है रिजल्ट इज। और नीचे मैंने डिस्प्ले के अंदर डी लिखा हुआ है। अब जो डी के ऊपर वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्प्ले। यानी हमें ये लग रहा है कि ये कोई भी ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट क्या कर रही है, दो मैट्रिसेस को ऐड करके उनको उनकी वैल्यू हमें डिस्प्ले करके दे रही है। अब हमने क्या करना है जी, ये हमने स्टेटमेंट लिखनी है, यहाँ पे हम कुछ और स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर हम क्या करेंगे जी, इसको हम फिर क्या करेंगे, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। आप कंट्रोल एस करके भी सेव कर सकते हैं और ये ऑप्शन हमारे पास सेव करें, आप यहाँ से भी क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप शॉर्टकट कीज यूज़ करें, कंट्रोल एस करें। तो अब आपसे वो क्या पूछ रहा है जी, आपसे वो नाम पूछ रहा है। ठीक है, वो नाम आपने जो है वो रख लेना है, इसका कोई भी नाम रख लें। हम रख लेते हैं जी एड MATR कर लेते हैं। ठीक है, यानी एड मैट्रिसेस। तो यानी इसका हम नाम रखते हैं क्योंकि ये काम भी क्या कर रहा है, दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहा है। ये हमने कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे जी, ये हमारे पास एड मेट और इसमें लास्ट में देखें अगर आप इस नाम के साथ तो डॉट एम लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एम फाइल। तो हम जो स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं ना मेटलैब के अंदर, ये बेसिकली एम फाइल ही होती है। तो लेकिन कुछ एम फाइल ऐसी होती हैं जो हमारे पास स्क्रिप्ट फाइल नहीं होती। तो वो क्या, उनमें डिफरेंस क्या है इंशाल्लाह ये दोनों जब हम सीख लेंगे, फंक्शन फाइल और स्क्रिप्ट फाइल सीख लेंगे, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम अभी तक जो हमने सीखा है वो स्क्रिप्ट फाइल सीख रहे हैं हम। तो डाट एम इसकी जो एक्सटेंशन होती है, यानी डाट एम लगा लें। हम खुद नहीं लिखते ये डाट एम, ये खुद ही लिखा हुआ आ जाता है। अब हम क्या करेंगे जी, इन पूरी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम वही नाम लिखेंगे जो ऊपर हमने लिखा था। हमने ऊपर लिखा था जी एड MATR। तो ये कमांड जब आप कमांड विंडो के अंदर ये आप नाम लिखेंगे इसी फाइल का, इसी स्क्रिप्ट फाइल का, तो आप इसको एंटर प्रेस करें। अब आपके पास क्या हो रहा है, उस फाइल के अंदर जो जो भी चीज़ थी वो सारी आपके पास एग्जीक्यूट होकर आ रही है जी। सबसे पहले देखें ना, उस फाइल में हमारे पास क्या था, ए बताया था, तो उसने ए बता दिया। ठीक है जी, उसने देखिए ए बता दिया। फिर उसने क्या किया, फिर उसने बी बता दिया, फिर उसने दोनों को ऐड करके डी बता दिया। देख लें आप, डी जो है वो दोनों का सम है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और फिर उसने क्या कर दिया, एक और बार नीचे रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया। अब हम चाहते हैं कि बाकी कोई चीज़ हमें डिस्प्ले ना हो, सिर्फ आखिरी जो रिजल्ट है वो हमें डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप चले जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे जाके ना इनको आप गाइड कर लें। ठीक है, इनको आप प्रिजर्व कर लें, इसको भी प्रिजर्व कर लें, इसको भी प्रिजर्व कर लें। ठीक है जी, अब ये सारी प्रिजर्व हो गया। आखिर में ये जो कमांड लास्ट में लिखी हुई है क्या करेगी, ये डिस्प्ले कर लेगी। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव करें और दोबारा से आप कमांड विंडो में जाएं। कमांड विंडो में जाके आप दोबारा से उसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें। अब आपको देखें सिर्फ और सिर्फ आउटपुट आपको नजर आ रही है जो डिस्प्ले के साथ आपने लिखा था। ठीक है, इसी तरह आप और भी बहुत से काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी आप चाहें, मसलन हम कोई भी वेलिड ऑपरेशन जो मेटलैब के लिए होता है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इवन कि आप ग्राफ भी स्केच कर सकते हैं। ठीक है जी, आप इसी फंक्शन फाइल के अंदर आप दो वेक्टर डिक्लेयर कर दें और उन वेक्टर के ऊपर आप जो वो ग्राफ बना लें। तो जब भी ये आप इस नाम से, ये वाला नाम जब भी आप कमांड विंडो में कॉल करेंगे तो ये आपको
बना के दे दीजिए, वो सारे जो भी उसके अंदर आपने लिखा होगा ना वो आपको एक ही साथ सारा का सारा डिस्प्ले हो जाएगा। जितने काम भी आप बताएंगे वो सारे काम वो एक साथ कर लेगा। तो ये हमारे पास फ़ायदा होता है जी एम फाइल का। इस तरह से हमारे पास सॉरी स्क्रिप्ट फाइल का, इस तरह से हमारे पास ये स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम सीखते हैं कुछ ऑपरेशंस हमें चाहिए होते हैं, वो हम देख लेते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशंस, ये मैटलैब के अंदर ये फीचर होता है आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशंस का। ये हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, इनको रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं ना। ये जो आपको सामने नजर आ रहे हैं दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर। जो लोग आईटी से हैं वो लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इनका पर्पस क्या होता है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं। जो लोग बाकी हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये जो हमारे पास सिंबल्स होती हैं ना, ये बेसिकली हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर के दो वेरिएबल के दरमियान ये रिलेशन बताते हैं कि उनके दरमियान कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। हमारे पास ये जो ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, यानी दो वेरिएबल के दरमियान ये हमें रिलेशन बताते हैं। कुछ को हम चेक कर लेते हैं, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। मसलन जब आप ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं लेस देन, इज लेस देन, तो इसके दोनों साइडों पे जो नंबर लिखा होता है, अगर वो ट्रू हो तो ये हमें आंसर 1 देते हैं और अगर फाल्स हो तो हमें आंसर 0 देता है हमारे पास। हम चेक कर लेते हैं मैटलैब के अंदर। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 1 इज लेस देन 2, तो देखिए इस आंसर देगा हमें 1। अगर हम इसको लिख लें जी कुछ और लिख लें, मसलन 3 लिख लें, अब क्योंकि ये बात गलत है ना, 3 इज लेस देन 2, तो हमें क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। ये इन ऑपरेटर्स का काम होता है। अगर वो बात ठीक हो तो आपको आंसर 1 आ जाता है, और अगर वो बात गलत हो आपको आंसर जो आता है वो 0 आ जाता है। इसी तरह जो बाकी ऑपरेटर्स हैं वो ये वाले हैं। अगर आप ये वाले ऑपरेटर यूज करेंगे तो हमारे पास दो, इसके दोनों साइडों पे जो आप वैल्यूज देंगे इसको, जो वेरिएबल आप बताएंगे इसको, तो जिन दोनों के दरमियान कंपेरिजन, तो वो क्या करेंगे, वो आपके पास उनको कंपेयर करेगा। अगर अगर वो ट्रू हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। फाल्स हुआ तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। लास्ट में हम देख लेते हैं। अच्छा, डबल इक्वल, एक होता है सिंगल इक्वल और एक होता है डबल इक्वल। डबल इक्वल बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर है। मसलन अगर हम लिख लेना 1 इज इक्वल टू 2, तो ये गलत बात है ना, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम सिंगल इक्वल डालते हैं ना, ये असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट मीन कि अगर हम लिख लें जी x इक्वल टू y, तो यहाँ पे ये ऑपरेटर क्या करता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये साइन करता है y की वैल्यू x को। तो ये दो डिफरेंट ऑपरेटर हैं, एक डबल इक्वल है और एक सिंगल। सिंगल इक्वल को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वैल्यू असाइन करता है, इधर जो y की वैल्यू होती है वो उसको x को असाइन करता है। और जो हमारे पास दूसरा ऑपरेटर था वो ना, वो रिलेशनल ऑपरेटर था, वो दोनों को कंपेयर करता है। तो देखिए इन दोनों को इसने कंपेयर किया इस ऑपरेटर ने, क्योंकि आपस में इक्वल नहीं थे, तो इसने क्या दे दिया जी, 0 दे दिया। अगर इसी ऑपरेटर को हम किसी और चीज पे यूज करें, मसलन हम यूज करते हैं 1 इज डबल इक्वल टू 1, तो ये ट्रू है हमारे पास, तो इसका आंसर क्या दे दिया, 1 दे दिया। इसी तरह बाकी रिलेशनल ऑपरेटर का भी यही काम है। लास्ट वाला मैं आपको बता रहा था, ये लास्ट वाला जो बेसिकली नॉट इक्वल, अगर दो नंबर इक्वल नहीं होंगे तो ये आंसर हमें 1 देगा, और अगर इक्वल होंगे तो वो 0 देगा। मसलन 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये बात ठीक है, 1 के 1 2 के इक्वल नहीं है, तो इसने हमें क्या दे दिया जी, 1 दे दिया। तो अगर हम यहाँ पे कुछ और लिख लें, यानी यहाँ भी हम 1 लिख लें, तो ये हमें क्या देगा, 0 देगा। यानी हम जो उससे पूछ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जो आप पूछ रहे हैं ये बात ठीक नहीं है, तो उसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आप जो है वो कर सकते हैं अपना, इसको मुख्तलिफ और तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आ जाते हैं जी। आप बेसिकली ये रिलेशनल ऑपरेटर थे, इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर्स आ रहे हैं, ये एंड, आर और नॉट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो इनकी जो यूजेस क्या हैं वो बंदा आराम से यहाँ पे देख के सीख सकता है कि इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ना एक चीज़ है, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि एक हम यहाँ पे ना इस चीज़ को इस तरह से भी एवेल्युएट करवा सकते हैं मैटलैब से ट्रू फाल्स के लिए। जो मैंने लिखा हुआ है ना, z इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू एक्स वाई, यानी बाहर मैंने लिखा हुआ है नॉट, अंदर लिखा हुआ है x इज लेस देन y। अगर ये वाली बात ठीक नहीं होगी तो ये इसका आंसर आपको ना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अगर ये वाली बात ठीक होगी तो इसका आंसर आपको 1 मिल जाएगा। अब इससे पहले ना हम x और y की वैल्यूज देते हैं। हम सबसे पहले x की वैल्यू दे देते हैं जी, x की वैल्यू 1 दे देते हैं, और हम y की जो है वो वैल्यू 2 दे देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे वो वाली दोबारा से अब देखें, x इज लेस देन y, ये ट्रू है ना, हमने लिखा हुआ पीछे नॉट। अगर ये नॉट होगा ना तो देख लें आंसर उसने 0 दे दिया। कि हम उससे पूछ रहे हैं कि भाई x और y आपस में, यानी x छोटा है y से, तो अगर छोटा सर ना हम होता। जब ये सब कमांड विंडो में, एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर जब हम सब कुछ कमांड विंडो में कर सकते हैं सर, तो ये स्क्रिप्ट फाइल और ये फंक्शन फाइल, इसको हम फिर क्यों यूज करते हैं सर? अच्छा, फंक्शन फाइल का मैंने आपको पहले बता दिया था, और स्क्रिप्ट फाइल का कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, बहुत सी स्टेटमेंट एक साथ हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं।
अलग अलग करना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो उस टाइम हम जो है ना स्क्रिप्ट फाइल यूज करते हैं। और फंक्शन फाइल का भी एक और पर्पज है, जब हम फंक्शन फाइल पढ़ेंगे फिर आपको उसकी फीचर्स जो है वो पता चलेंगे कि फंक्शन फाइल के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो स्क्रिप्ट फाइल से हम नहीं ले सकते, इसलिए हम ये लिखते हैं। अच्छा, तो हमारे पास ये जो ऑपरेटर थे, हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर थे और लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। ये हमारे पास ऑपरेटर यूज होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं देख लेते हैं। ये कंडीशनल स्टेटमेंट आ गई जी, मैटलैब के अंदर आप ये वाला काम भी कर सकते हैं, यानी इफ कंडीशन लगा सकते हैं। इफ कंडीशन का जो हमारे पास फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि आप जो इफ लिखते हैं, इफ के बाद आप ये कोई भी यहाँ पे आप कंडीशन लगा लेते हैं। इफ के बाद लिखा हुआ ये स्कोर इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाले उसके बाद ये दो कमांड्स हैं, ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने अगर बाकी लैंग्वेजेस पढ़ी हुई है ना, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट डालना पड़ता होता है अगर आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, जबकि मैटलैब के अंदर आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको कोई ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। सिर्फ जहाँ पे आपने इफ स्टेटमेंट शुरू होती है और जहाँ पे वो खत्म होती है वहाँ पे आपने सिंपल एंड लिखना होता है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट को कंसिडर नहीं करती, जस्ट ये एंड को कंसिडर करती है। इस एंड का मतलब है कि यहाँ पे एफ जो एंड हो रही है। ठीक है, अब ये क्या करेगी, अब ये रिलेशनल ऑपरेटर है, स्कोर के अंदर कोई वैल्यू होगी और उस वैल्यू को कंपेयर करेगा जीरो से। अगर ये स्कोर के अंदर वैल्यू जीरो ना हुई तो वो फिर हमारे पास क्या होगा, वो डिस्प्ले कर लेगा, ये चीज आपके पास डिस्प्ले होके आ जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन ट्रू ना हुई तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारे पास। अच्छा, तो हमारे पास इसके जो इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब लोग स्क्रीन पे ना लिखे ना, मोहम्मद आपसे कौन सा मोहम्मद है जो स्क्रीन पे लिख रहा है? कोई मोहम्मद है यार जो स्क्रीन पे लिख रहा है, आप स्क्रीन पे ना लिखे ना, ये बार बार इंटरप्शन आ जाती है। अब इस कंडीशन को हम कैसे करेंगे, तो यार आप स्क्रीन पे ना लिखे ना, कौन स्क्रीन पे लिख रहा है? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो एफ की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होती है, और अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होती। तो हम यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप कमांड विंडो में इसको रन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले ना हम स्कोर को कोई वैल्यू देते हैं, SCOR, स्कोर को हम वैल्यू दे देते हैं जी 4 दे देते हैं। ठीक है, ये स्कोर को हमने रीड कर दिया। अब हमने क्या करते हैं, ये वाली कमांड हमने लगा दी, तो ये कमांड जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हुई कमांड। इस कमांड ने हमें कोई वैल्यू भी नहीं दी ना, तो इसने कमांड इसलिए वैल्यू नहीं दी कि ऊपर जो बात लिखी हुई थी ना, स्कोर इज नॉट इक्वल टू 0, तो स्कोर तो 0 इक्वल नहीं था, यानी ये कमांड हमारे पास, हाँ ठीक है, इसने कमांड ने वैल्यू दे दी, आउटपुट दे दी है, क्योंकि ये जो बात लिखी हुई थी ना, स्कोर इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये बात ठीक थी ना, स्कोर में तो फॉर स्टोर है, 0 तो नहीं है, इसने हमें आउटपुट दे दी। आउटपुट उसने दे दी, पहले डिस्प्ले में उसने ये वाली बात लिख ली, और दूसरे डिस्प्ले में स्कोर के अंदर जो वैल्यू है वो उसने बता दी। अब हम ऐसा करते हैं ना, स्कोर को वैल्यू चेंज करते हैं, स्कोर को 0 पुट करते हैं। ये देखें, स्कोर में हम जो स्कोर में हम 0 कर देते हैं। अब जो कंडीशन नीचे हम लगाएंगे, तो स्कोर में हमने 0 रीड करवा दिया, और फिर हम ये वाली वो कमांड सारी की सारी हम दोबारा से यहाँ पे लगाते हैं, सारी कमांड लगाई, एंटर प्रेस किया। अब ऐसे कोई आउटपुट नहीं दिए, आउटपुट इसलिए नहीं दिए कि जो कंडीशन लगी हुई थी ना वो हमारे पास ठीक नहीं थी। तो ये हमारे पास इफ की स्ट्रक्चर होती है, जितनी भी इसके अंदर स्टेटमेंट होती है ना वो सारी की सारी एक साथ एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे यहाँ पे 2 है ना, 2 एग्जीक्यूट होंगी, 3 होती तो 3 एग्जीक्यूट हो जाती। एंड से पहले पहले जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी, नहीं होंगी हमारे पास। सही है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट में जो आ रहा है ना, वो अब हमारे पास इफ एल्स आ रहा है। इसको हम एक नई स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, इफ एल्स। इफ एल्स में हमारे पास क्या होता है कि कोई ना कोई इन दोनों में से ना, देखें इसमें हमने देखा था कि एक अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक ही जो स्टेटमेंट है इसके अंदर वो सारी एग्जीक्यूट होती है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास क्या हो कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हो ना तो कोई हमें मैसेज मिले, तो उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं, इफ एल्स की। यहाँ पे इफ के बाद आपने कंडीशन लिखी, आगे स्टेटमेंट्स लिखी, उसके बाद हमने लिखा जी एल्स। एल्स अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होंगे, और फॉल्स होगी तो ये एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से आप कॉपी करें, यहाँ पे आप पेस्ट करें इसको। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्योंकि जो कंडीशन है ना वो हमारे पास यहाँ पे फॉल्स है, तो क्या होगा, फॉल्स के केस में ना ये सेकंड एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इंटर प्रेस करें तो देखें जो सेकंड में था ना एल्स के साथ, डार्क किक टू सॉफ्ट, तो वो देखें डार्क किक टू सॉफ्ट वो एग्जीक्यूट हो गया। क्यों हुआ कि जो पहली कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई थी, अगर ट्रू होती तो ये पहली वाली चीज एग्जीक्यूट होती। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाती है इफ और इफ एल्स की। ठीक है, ये हमें प्रोग्रामिंग करते हुए हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इफ एल्स। ये इफ और एल्स था, और एक होता है नेक्स्ट इफ एल्स। तो हमारे पास यहाँ इफ के अंदर दोबारा इफ, मसलन आपने एक इफ लगाई, ये एक इफ लगाई आपने, और फिर आपने इफ को कोई टाइम को आपने वैल्यू दे दी, अगर ये ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमारे पास फिर आपने आगे इफ लगाया जी, फिर आपके पास अगर ये ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा। फिर आपने 2 एंड यूज किए, क्योंकि पहला एक ये वाला जो एंड है ये सिर्फ के लिए है,
और इस एफ के लिए आपके पास ये वाला एंड, यानी जितनी आप एफ लिखेंगे उतनी आप एंड भी लिखेंगे। तो ये वाली बात हमारे पास आ गई एफ, यानी नेस्टेड भी हम कहते हैं ना एफ के अंदर एफ, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाती है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है जी एक और चीज़, हमारे पास लूप आ जाती है जी। लूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोग्रामिंग के अंदर लूप का जो है वो बहुत मेजर रोल होता है, स्पेशली जहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ों की बार बार हमें रिपीटिशन करनी पड़े, तो वहाँ पे हम लगाते हैं लूप। तो सबसे जो सिंपल लूप होती है, लूपिंग बेसिकली किसी भी प्रोसेस को एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करवाने को हम लूपिंग कहते हैं। मैटलैब के साथ जो लूपिंग है ना वो बहुत बेनिफिशियल है। इससे बहुत से काम जो है वो हम बड़ी आसानी से मैटलैब से करवा सकते हैं लूप लगा के। ठीक है जी। अब लूप हम कैसे लगाते हैं मैटलैब में, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो हम एक एग्जांपल भी सीख लेते हैं और साथ में लूप लगाना भी हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे किया हुआ जी एक एंगल, एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है जो इक्वल है पाई मल्टीप्लाई बाय रेंड 3 4। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि रेंड 3 4 इसका क्या मतलब है और ये हमारे पास क्या चीज़ हमें क्रिएट करके देता है। तो इसको हमें इसके अंदर जहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि रेंड का काम क्या होता है और कैसी वैल्यू हम हमें स्टोर करते हैं। अच्छा, मैंने इसको इंटरप्रेस किया। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, प्रिजर्व नहीं करता। अब इसने हमें 3 वैल्यूज दी, यानी रेंड कमांड ने हमें क्या दिया, 3 वैल्यूज दी, और इन तीनों वैल्यू में हमारे पास आप देख लें तो तीनों की तीनों वैल्यूज जो है वो 1 से लेस है। सही है। अब दोबारा इसको एग्जीक्यूट करवाएं तो फिर क्या, इसने फिर दोबारा 3 वैल्यूज दी। अब देखें जो इसने पहले 3 वैल्यूज दी थी और जो आप दी ये आपस में सेम नहीं है, डिफरेंट वैल्यूज हैं। इसको बेसिकली रैंडम कहते हैं ना। तो रैंडम आपने इसने एक रैंडम वेक्टर बनाया जिसमें 3 एलिमेंट्स थे, ठीक है, और इसमें जितनी भी वैल्यूज थी ना वो 2 से लेस थी। अगर हम यहाँ पे सॉरी इस 2 का, इस 1 का मतलब जो है वो 1 से लेस नहीं होता। इस 1 का मतलब होता है कि इसमें एक ही कॉलम होगा। अगर हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे देखें तो इसमें हमारे पास 2 कॉलम आ जाएंगे। तो इस रेंड 3 2 का मतलब क्या है कि ये क्या करे कि 2 कॉलम क्रिएट करे और हर कॉलम में जो 3 वैल्यूज होनी चाहिए। तो देख लें हर कॉलम में 3 वैल्यूज हैं और हमारे पास जो टोटल 2 कॉलम है। अगर आप 3 कर लेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगा, 3 कॉलम आ जाएंगे और हर कॉलम में 3 वैल्यूज होंगे। तीनों की तीनों वैल्यूज हैं वो लेस देन 1 है हमारे पास और ग्रेटर देन 0 है। तो अब जो हमने कमांड इधर लगाई हुई है, ये वाली कमांड, ये जो आपको नजर आ रही है, एंगल इज इक्वल टू पाई रैंडम, यानी वो जो वेक्टर बांध रहा है ना हमारे पास रैंडम वाला, ये वाला वेक्टर जैसे कोई भी बांध रहा है उस वेक्टर के साथ पाई को मल्टीप्लाई कर लेगा। यानी दूसरे लफ्जों में ये जो आपके पास एंगल की वैल्यू आएगी, एंगल क्या होगा, इनमें से किसी एक इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें अगर हम इसको करवाते हैं अपना रीड करवाते हैं और फिर दोबारा से अगर हम इसको ना डिस्प्ले करवाएं तो क्या हो रहा है, एंगल की हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं जी। ये एंगल की 3 वैल्यूज हमें मिली। ठीक है, ये वाली यानी एंगल क्या हुआ जी, एंगल एक वेक्टर के तौर पे डिक्लेयर हो गया। क्यों कि इसको हमने देखे ना, ये जो हमने एंगल डिफाइन किया था, जैसे हम अक्सर जब एक्स डिफाइन करते हैं ना, मसलन जी एक्स हम डिफाइन करते हैं जी 1 2 और 3, किसी एक्स के ऊपर हम जो है वाई डिफाइन कर लेते हैं, हम सिंपल लिखते होते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये क्या करता है कि वाई इज इक्वल टू एक्स लिखने से इसने क्या कर दिया जी, वाई को भी एक वेक्टर बना दिया। तो सेम एज इट इज इस कमांड ने क्या कर दिया, एंगल को भी एक वेक्टर बना दिया। क्यों वेक्टर बनाया एंगल को, क्योंकि इस साइड पे जो चीज थी वो हमारे पास एक वेक्टर थी। यानी हमने क्या कर लिया, ये जो रैंडम वेक्टर क्रिएट होता है ना, इसी को हमने पाई से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास ये वाला एंगल आ गया। तो ये एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा, ये एंगल बेसिकली होगा 0 से लेके 2 पाई तक, बिटवीन 0 एंड सॉरी 2 नॉट 2 पाई, पाई 0 से लेके पाई तक ये हमारे पास क्या होगा, एंगल क्रिएट सर होगा। जो रैंडम की वैल्यू है वो 1 से क्यों लेस देन आ रहा है? यार ये कमांड का, ये जो है कमांड होती है ना RAND, तो ये कमांड का फंक्शन ही ये है कि आपको ये वैल्यूज देती है और वो वैल्यूज 1 से लेस होती हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर भी ले सकते हैं, उसके लिए ना आप रेंड के साथ कुछ और भी यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इस बुक को स्टडी करके आप चीजें सीख सकते हैं। हमारी जरूरत है इस तरह से, इसलिए हमने ये वाला काम किया हुआ है। अच्छा, अब हम जो असल चीज सीख रहे हैं ना वो लूप सीख रहे हैं। तो हमारे पास जो फार की स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है, फार के स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3। मैं यहाँ पे मेटले में पेस्ट भी कर लेता हूँ और साथ में आपको बताता हूँ। इस कमांड का मतलब मैंने लिखा फार, देखें कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये कोई स्पेशल चीज है। फार के स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3, इसका मतलब ये होगा के कोई भी एक वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यूज 1 से लेकर 3 तक होंगी। और नीचे मैंने लिखा हुआ है कि को काज एंगल, यानी काज एंगल इज इक्वल टू, मैंने एक नया वेरिएबल बता दिया इसको काज एंगल का। काज एंगल हो जी वो किसकी इक्वल आ जाए जी, काज एंगल के। अब जाहिर एंगल क्योंकि वेक्टर था ये मैंने डिफाइन किया, इस वेक्टर में 3 वैल्यूज थी 1 2 3। अब जाहिर इनके एड्रेसेस भी तो होंगे ना, इसका पहली का एड्रेस होगा जी एंगल के साथ आप ब्रैकेट डाल के ना 1 लिख लें तो इसका एड्रेस होगा, एंगल में ब्रैकेट डाल के 2 लिख लें फिर 3 लिख लें, इन तीनों के एड्रेसेस होंगे। अब वो तीनों एड्रेसेस यहाँ पे क्या होंगे, कॉल होंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या है, जब 1 होगा तो कंट्रोल इधर शिफ्ट होगा और यहाँ पे इसकी जगह 1 आ जाएगा, यानी एंगल 1 में जो वैल्यू स्टोर है। तो अब यहाँ पे देख लेना एंगल 1 में ये वाली वैल्यू स्टोर है। ठीक है, अब इस वैल्यू पे क्या करेगा, इस वैल्यू के ऊपर लगाएगा कास थीटा। जब कास थीटा लग जाएगा तो आपको फिर कोई वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। किसके अंदर हो जाएगी,
काज एंगल के अंदर स्टोर हो जाएगी। लेकिन फिर क्या होगा जी, फिर लूप अच्छा फिर क्या होगा, नीचे कंट्रोल नीचे आएगा, डिस्प्ले होगा, वो जो वैल्यू इधर उसने ये से रीड की हुई थी उसको क्या कर लेगा, डिस्प्ले कर लेगा। फिर क्या होगा जी, के की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। और फिर इस तरह से हमारे पास जो के की वैल्यू है वो 2 होगी, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। अब के 2 पे जो वैल्यू है वो आ जाएगी इसके अंदर, वो ये वाली वैल्यू, इसके ऊपर काज एवेल्यूएट होगा, फिर के 3 होगा, और इस तरह से हमारे पास ये लूप क्या होगा, जब आखिर में के 4 हो जाएगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट होगी तो ये सारी स्टेटमेंट को स्किप हो जाएंगी और एंड हो जाएगी ये लूप, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये देखें इसने क्या किया हुआ है, इसने हमें 3 वैल्यूज दी हुई है, क्योंकि हमने लूप के अंदर जो के रखा था वो 3 रखा था, सही है। तो इसलिए उसने 3 वैल्यूज दी हैं। तो अब हम जो है वो इसको ना ऐसा कर सकते हैं कि अब क्योंकि अगर हम इसको दोबारा से इस वेरिएबल को हम दोबारा अगर रीड करें, इस वेरिएबल को कि इसके अंदर क्या स्टोर है, इसके अंदर जो आखिरी वैल्यू है ना वो स्टोर होगी, आखिरी वैल्यू ये वाली है। अब देख लें इसके अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर होगी, वो देख लें, क्योंकि लूप जब लगी थी तो आखिरी वैल्यू इसके अंदर हमारे पास ये आई थी। अब हम चाहते हैं कि ये भी एक वेक्टर बने, तो इसको वेक्टर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको वेक्टर बनाने के लिए हम जो इस ये वाली कमांड ले सकते हैं, ठीक है। साइंस के इज इक्वल टू कॉज ऑफ एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी कमांड को अगर हम इसी के अंदर यूज कर लें, ठीक है, तो हम वो काम इससे ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी जस्ट हमने ये जो कमांड हमारे पास हमने यहाँ पे लिखी थी, इसके बाद हम ये वाली कमांड लिख लें, जो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ये वाली कमांड लिख लेंगे। तो ये कमांड क्या करेगी, ये जो भी वैल्यू आएगी ना वो असाइन करती रहेगी कि इसको कोसाइन के को, के 1 होगा तो 1 में आ जाएगी वैल्यू, 2 होगा तो यानी एक वेक्टर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, इसी कमांड से। तो हम ये वाला काम भी इसके साथ कर सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास थी लूपिंग कि आप जो है वो इसके अंदर लूप कैसे लगा सकते हैं। हम लूप को वेरी भी कर सकते हैं, ठीक है जी। हम मसलन हम चाहते हैं जी कि हमारी जो लूप है वो जो है वो ज़्यादा चले, तो हमारे पास हम इसको यहाँ पे के को 3 कर लें, लेकिन इससे पहले हमें जो वैल्यूज़ बताई हुई हैं उसको हमने ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं ना कि हमारे पास जो लूप है वो 4 टाइम चले, तो यहाँ पे हम क्या कर लें, वैल्यूज़ को 4 दे दें, या 5 टाइम चलाना चाहते हैं हम इसको, तो ये आप रीड करवा लें। फिर जो है वो हम ऐसा करते हैं कि आप लूप को जो है वो 4 टाइम चलवाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ इसको हम डायरेक्ट चलवा सकते हैं। तो हम इस लूप को दोबारा यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया, अब हम लूप चलाएंगे और लेकिन हम 5 टाइम चलाएंगे। ये देखिए हम यहाँ पे 5 लिख लें, ये 5 टाइम चलेगी। अच्छा वो वाली कमांड जो मैं आपको बता रहा था वो मैं यहाँ पे, ये देखें वो क्या कर दिया, 1 2 3 4 5, ये वाली सारी की सारी वैल्यू उसने यहाँ पे यूज़ कर ली है। तो यहाँ पे हम वो जो मैं आपको बता रहा था तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पे यहाँ पे आपके ना वही चीज़ हम पेस्ट कर लेते हैं, ये चीज़ हम पेस्ट कर लेते हैं ना, ये अब काज में जो वैल्यूज़ है ना वो हमारे पास इस वेक्टर को असाइन हो जाएंगी, तो ये वेक्टर उन वैल्यूज़ को प्रिजर्व कर लेगा, ये हमारे पास आ जाएगा, यानी को साइन एक वेक्टर क्रिएट होगा, इसमें ये वाली वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। अब मैं इस वेक्टर को रीड करता हूँ, ये वेक्टर किसके इक्वल आ गया, ये वाला वेक्टर, ये देखिए ये मैंने नाम लिखा है इधर इस वेक्टर का, ठीक है। देखें उसमें 3 वैल्यू स्टोर है, वही वाली वैल्यूज जो इधर है वो इधर इसमें स्टोर है। फर्क इतना है कि ये कॉलम में और ये हमारे पास रो में है। तो ये काम किस कमांड ने किया, ये इस कमांड ने किया। देखिए जब हम ये वाली चीज़ देखते हैं ना किसी भी वेक्टर के साथ, इसका मतलब होता है उसका एड्रेस, ये वो क्वांटिटी होती है, यानी ये वो वेक्टर है। जब हम के लिख लेते हैं तो इसका एड्रेस है। जब के 1 हुआ तो उसने इसको 1 असाइन किया, 2 हुआ तो 2 असाइन किया, 3 हुआ तो 3 असाइन किया, 4, इस तरह से हमारे पास क्या कर लेता है, ये उसको वैल्यू असाइन कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या सीख लिया कि हम मैटलैब के अंदर लूप कैसे लगाते हैं। इसी तरह आप कंडीशन जो है उनको डिफरेंट तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे आपके पास जो सामने आपको स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है, ये जो आपको कमांड नज़र आ रही है, इनमें हमारे पास एक्स एक रैंडम वेरिएबल क्रिएट किया हुआ जिसमें हमारे पास 4 जो है वो 4 एलिमेंट होंगे, एक ही कॉलम होगा और 4 एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह एक सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है मैक्स वेल के नाम से, और इसमें 0 रखा हुआ है। फिर ये लूप लगाई हुई है, और लूप के अंदर ना क्योंकि ये एक्स वेक्टर है तो इस वेक्टर के अंदर 4 लोकेशन है, 1 2 3 4। तो ये देखें एक्स के जब हमने लिखा हुआ ना तो इसको देख के लिखा हुआ है एक्स के। अगर हम यहाँ पे कुछ और लिखते ना, आई लिखते, तो फिर हम यहाँ पर भी आई लिख लेते। ये बेसिकली एड्रेस होता है। और मैक्स है, देखिए क्योंकि मैक्स में एक ही वैल्यू है ना तो हमने इसके ऊपर कोई एड्रेस नहीं लगाया हुआ। तो अब अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू, देखिए लूप के अंदर हमने कंडीशनल लगाया हुआ है कि लूप एग्जीक्यूट होगी और साथ कंडीशन चेक होगी। अब देखें ये जो एंड नजर आ रहा है आपको, ये इस इफ का नजर आ रहा है, और ये जो एंड आपको नजर आ रहा है इस फार का नजर आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा, यानी मैक्स में जो वैल्यू है ना वो एक्स के की वैल्यू मैक्स में शिफ्ट हो जाएगी, ये असाइनमेंट हो रही है। फिर इसके बाद क्या होगा, ये सारा लूप, अब लूप कहाँ तक चलेगी, इस लूप, क्योंकि ये इस लूप का जो एंड है ना वो ये वाला एंड है, तो क्या होगा, लूप एक बार चलेगी यहाँ तक क्योंकि ये एंड एफ का होगा, फिर लूप चलेगी यहाँ तक, फिर लूप चलेगी यहाँ तक, यानी
4 मरतबा ये लूप चलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी, यानी इसके अंदर जो 2 स्टेटमेंट है ना ये एग्जीक्यूट होंगी उस सूरत में कि अगर ये कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्योंकि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इसके साथ है तो इसने एग्जीक्यूट तब होना जब ये ट्रू हुई। तो अगर ये फॉल्स हुई तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो हमारे पास फिर नई लूप लग जाएगी। करते करते जब ये कंडीशन के 5 हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये कंट्रोल इधर आ जाएगा और आपको ये मिल जाएगा, डिस्प्ले मिल जाएगा। अब इस सारे को अगर आप चाहते हैं ये सारा एक साथ ही एग्जीक्यूट हो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप शार्ट जो एम फाइल बना लेते हैं हम यहाँ पे, ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे न्यू पे जाएं, तो न्यू पे जाके आप क्या करें, सॉरी एम फाइल, तो हम स्क्रिप्ट फाइल कहें तो ज़्यादा बेहतर है, हम स्क्रिप्ट फाइल बना रहे हैं क्योंकि हर एम फाइल जो होती है वो स्क्रिप्ट फाइल नहीं होती। ये हमने स्क्रिप्ट फाइल बना लीजिए। अब हम इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस करके, ये हमने इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। इसको हम कर लेते हैं जी लूप के नाम से कर लेते हैं ना, LOP लिखते हैं और SNO के लूप टी लिखते हैं हम इसको, ये लूप टी लिख लिया। अब देखते हैं कि इसके अंदर जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे जाके कमांड विंडो में जाएंगे, इस ये वाला नाम लिखेंगे जी, वो नाम हमने क्या रखा हुआ था जी, LOPT लूप रखा हुआ था। तो ये लूप एग्जीक्यूट हुई, इसने हमें एक ही आउटपुट दे दी, वो आउटपुट ये वाली दे दी। अब ये क्या चीज़ दे रहा है हमें, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यानी एग्जीक्यूट होते होते आखिर में मैक्स के अंदर एक वैल्यू स्टोर होगी ना, वो जो भी मैक्स के अंदर मैक्सवेल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो हमें डिस्प्ले करके दे देगा, इसकी आखिरी वैल्यू। क्योंकि देख क्या हो रहा है, मैक्सवेल जो वैल्यू ले रहा है वो उस वेक्टर से ले रहा है x से, जो कि रैंडम इसके बराबर है, ठीक है। और उसकी आखिरी जो वैल्यू होगी वो हमें डिस्प्ले करके दे देगा, जो सबसे उनमें जो सबसे कौन सी वैल्यू होगी, उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि ये कंडीशन जो लगाई हुई है बता रही है कि मैक्स की वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाए जब इससे कोई बड़ी वैल्यू आ जाए। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू, यानी कि इस वेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास है वो ये वाली है, इस वेक्टर के अंदर ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी 0.5472। तो ये हमारे पास जो है वो लूप का आईडी होता है मैटलैब के अंदर। तो यहाँ तक हमने जो चीज़ सीखी वो हमने स्क्रिप्ट सीखा, स्क्रिप्ट के अंदर हम जो वो कंडीशनल कैसे लगाते हैं वो सीख लिया, और उसके ऊपर हम लूप कैसे लगाते हैं हमने वो भी सीख लिया। और ये जो हमने सीखा लास्ट में ये कि लूप और अगर आप कंडीशनल साथ लगाना पड़े तो वो आप कैसे लगा सकते हैं मैटलैब के अंदर, ये दोनों तरीकों से हमने सीखा। हमने इसको कमांड विंडो में भी सीख लिया और इसको हमने स्क्रिप्ट फाइल बना के भी सीख लिया। तो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें फंक्शन पे बात करेंगे, फंक्शन फाइल का कैसे क्रिएट करते हैं।